जियान हैं आप। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक लड़का जिसका नाम जियान है, वो कॉलेज के बाद से गेम खेलने में बिजी रहा है, जिसके बाद उसे कुछ काम नहीं मिल रहा तो उसने एक प्राइवेट नौकरी चुन ली। अब प्राइवेट नौकरी कैसी होती है ये बात हमें पहले से पता है, तो उसके साथ भी अब ऐसा ही था कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन फिर वो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर उसे एक और मौका मिलता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है। वैसे अब आगे क्या हुआ, यहाँ से यह चीज हमें इस वीडियो को पूरा देखकर ही पता चलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी जियान रोज की तरह अपने काम पर यानी कि उस कंपनी में जा रहा था जहाँ पर वो वर्क करता है। वो थोड़ा सा लेट था, लेकिन वो दौड़ते हुए सही टाइम पर पहुंच जाता है। अभी ऑफिस में आने के बाद वो काम तो कर रहा था पर ज्यादा मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो स्क्रीन शिफ्ट करते हुए गेम भी खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है, लेकिन बॉस उसे देख पाए इससे पहले ही वो स्क्रीन फिर से शिफ्ट कर काम करने लगता है। अब इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। उसकी छुट्टी शाम के 6 बजे होती है, इसलिए जैसे ही 6 बजते हैं तो तुरंत ही उठकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक फाइल बनाने को कहा था, क्या तुमने वो बना दी? इस पर जियान कहता है कि आपने मुझे एक हफ्ते बाद टाइम दिया था तो मैं आराम से आपको फाइल बनाकर दे दूंगा, पर बॉस कहता है कि नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। जियान उसे तुरंत मना कर देता है। जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भले ही उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन वो कभी गुलामी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि ये बस उसका एक ड्रीम था। असल में वो चेयर पर बैठा हुआ था और अपना काम फिर से करने लगा था। वो बहुत देर तक ऑफिस में बैठा रहता है और बिल्कुल बोर हो जाता है। तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो कि उसका लक चेक करने का कह रहा था। ये मैसेज उसे उसकी किसी दोस्त ने सेंड किया था। जियान को ये बात ज्यादा सीरियस नहीं लगती, लेकिन जब वो फोन रखने वाला था इतने में ही फोन वहाँ नीचे गिर जाता है। अब जियान उस फोन को उठाने के लिए नहीं झुकता। तभी वो देखता है कि वो जो लिंक थी वो अचानक से ओपन हो चुकी थी और उसका लक सामने आ चुका था। जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से स्क्रीन के अंदर से बहुत सारे तलिस्मान निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और अभी जिस डस्टबिन में उसका फोन गिरा था उसी डस्टबिन में एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। जियान को अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ देर बाद जियान को उसका दोस्त यांग नींद से जगाता है। लेकिन जब जियांग उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे जानने को मिलता है कि वो पास्ट में आ चुका है और ये उसके कॉलेज का टाइम है। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो अभी यहाँ उसका दोस्त यांग उससे कह रहा था कि उसकी सर अटेंडेंस ले रहे हैं, हमें चलना चाहिए। उसके वहाँ पर और भी दोस्त है क्योंकि वो होटल में है। अभी जियांग सोचता है कि ये तो कमाल हो गया, मैं पास्ट में आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर फिर से एक बार क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे यहाँ वो अपनी टीचर्स के बारे में सोच रहा था, जैसे कि वो कॉलेज के डीन है, वो कभी भी उसके अटेंडेंस नहीं लिखते हुए किसी भी दिन जियान टाइम पर क्यों ना चला जाए। और एक और टीचर है जो कि कहते हैं कि अटेंडेंस कोई मैटर नहीं करती, मतलब वो टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन सेमेस्टर खत्म होने के बाद जियान को पता चल चुका था कि वो बस एक्टिंग कर रहे थे, कि उन्होंने बाद में जियान को फेल कर दिया था। लेकिन अब ये चीज मैटर नहीं करती, वो पास्ट में आ चुका है। वो बहुत ही खुश था कि अब वो फिर से कुछ अलग सोच सकता है। लेकिन इसी दौरान उसके सामने सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर जो सिस्टम मैनेजर है जिसका नाम रिची है, वो सामने आकर जियान से कहता है कि तुम्हें एक स्पेशल पावर मिली है, हम तुम्हें 50,000 करेंसी देंगे, मतलब वहाँ की जो करेंसी है वो देंगे और उन्हें जियान यूज कर सकता है खर्च करने के लिए या फिर कोई कंपनी क्रिएट करने के लिए। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी रिची अपने सामने एक स्क्रीन लाते हुए जियान के लक को स्क्रॉल करता है, जिसके बाद लक नेगेटिव में आता है, मतलब अगर जियान पैसे खर्च करेगा और उसकी कंपनी लॉस बनाएगी तो जियान को इससे फायदा होगा। अब ये सुनकर जियान और ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन नुकसान करना तो बहुत ही आसान है। वो जितना ज्यादा नुकसान करेगा उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएगी। अभी वो पहले खुशी के मारे डांस करता है और इसके बाद रिची से पूछता है कि मुझे आगे क्या करना है, जिस पर रिची कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक कंपनी बनानी होगी जिसमें तुम्हें चुनना है कि तुम क्या करना चाहते हो। जियान थोड़ा सोचता है, फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक गेम कंपनी बनाए, क्योंकि अगर गेम अच्छा नहीं होंगे तो वो चलेंगे ही नहीं। इसलिए जियान तुरंत ही हाँ करता है और कहता है कि मुझे एक गेम कंपनी बनानी है। वैसे उसने थोड़ा गलत वर्ड कह दिया था, जिस वजह से वहाँ रिची भी नाम गलत रख देता है कंपनी का, लेकिन इससे जियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो वैसे भी लॉस में जाना है। अब जियान ने यहाँ चुन
लिया था कि उसे एक गेम क्रिएट करना होगा। तभी रिची उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है, तुम इतने में ही एक गेम क्रिएट कर उसे पब्लिश कर सकते हो। अगर तुमने उसके बाद ये सब किया तो तुम्हारे 50,000 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम किसी को भी सिस्टम के बारे में बता नहीं सकते। जियान कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद अब जियान सोच रहा था कि आखिर 14 दिन में गेम कैसे क्रिएट करूंगा, क्योंकि गेमिंग में करीबन कई महीने लग जाते हैं। अब वहीं पर उसका दोस्त यांग आता है। जियान उससे पूछता है कि क्या हम सच में 14 दिन के अंदर किसी गेम को क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अभी अभी रिसेंटली एक वेबसाइट निकली है जिस पर हम अगर किसी भी कोड के बारे में लिखते हैं तो अपने आप ही कोड जनरेट हो जाता है, जिस वजह से गेम क्रिएट करना बहुत आसान है, पर वो थोड़ा पैसे लेते हैं। अब जियान ही सुनकर खुश हो गया था। यांग के वहां से जाने के बाद वो तुरंत ही उस वेबसाइट को ओपन करता है और वहाँ गेम बनाना शुरू करता है। अभी वो एक ड्राइविंग गेम बना रहा था जिसमें उसने 20,000 रुपए सिर्फ एक थीम के लिए खर्च कर दिए थे, ये देखने के लिए कि वो जगह कैसी है। और अब उसे वो डेजर्ट एरिया बहुत ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से वो एक अच्छी सी कार सेलेक्ट करता है। साथ ही फिर वहाँ पर जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं उनसे वो आसपास की चीजें जैसे सन वगैरह, नेचर वगैरह क्रिएट करता है। उसे ये गेम बोरिंग बनानी थी, इस वजह से वो इस गेम का जो फिनिशिंग टाइम है उसे 8 घंटे का कर सकता है। साथ ही उसने इसमें कुछ रेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की थी, कोई दूसरा कंप्यूटर प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब जो व्यक्ति इसे खेलेगा वो सिर्फ अकेले ही ड्राइविंग करता रहेगा 8 घंटे तक, और फिर अगर जिसने भी इस गेम को एक बार ओपन कर लिया वो इसे हटा नहीं सकता। जियान समझ गया था कि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब होने वाला है, ये दुनिया का सबसे बेकार गेम होगा। जियान तुरंत ही उसे क्रिएट करते हुए सेव कर देता है और उसका नाम लोनली डेजर्ट रखता है। जियान ने पूरी रात जागते हुए इस गेम को क्रिएट किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग और उसके जो बाकी दोस्त हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जो पड़ोसी है, मतलब कि बाजू के कमरे में जो स्टूडेंट है, उन्होंने गेम के लिए चैलेंज किया है। वैसे वो एक गेम बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, ये जियान वाला गेम नहीं है। इस गेम के दौरान वो जियान को भी इनवाइट करते हैं, पर जियान रात भर जागा था, इस वजह से वो मना कर देता है। अभी यांग बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा था क्योंकि वो लोग थोड़े से नूब प्लेयर है। यांग पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं, शोर हो सकता है। पर इस पर जियान कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में जियान ने अब से जॉब करना शुरू कर दिया है, तब से उसके पास पैसे आने शुरू हो गए हैं और साथ ही वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टाइम की कमी थी और अब वो पैसे कमाकर टाइम बचा सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक चाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है और उसका सारा कंटेंट गेम के बेसिस पर होता है। जैसे कि कौन सा गेम खराब है तो वो उसका वीडियो बनाता है और कहता है कि इस गेम को बिल्कुल मत खेलो अभी। लेकिन उसकी कोई बेकार गेम नहीं मिल रहा था, साथ ही अभी उसे कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसके सामने लोनली डेजर्ट रोड गेम आता है जो कि जियान ने बनाया है। यहाँ अभी वो उसे देखकर पहले तो हैरान था कि इसकी प्राइस मतलब इसे खरीदना सिर्फ 1 रुपए के बराबर है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि ये गेम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस वजह से अब वो उसे खेलने का डिसाइड करता है। वो उसे ओपन करता है और कार चलाना शुरू करता है। पहली चीज तो ये बेकार थी कि इसमें कोई स्टोरी नहीं थी, वो बस कार चलाया जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा बोर होने लगा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई लगती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो अचानक से वो आउट हो जाता है। अब वो कंट्रोल्स के थ्रू खेलना चालू करता है, पर कुछ देर में ही खेलते रहने के बाद वो गेम फिनिश नहीं हो रही थी। ये देखकर वो गेम पॉज करता है कि मैं इसे बाद में खेलूंगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि जियान ने रूल बना दिया था कि ये गेम पॉज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो एक बार फिर से आउट हो जाता है। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस गेम को क्लियर करके रहेगा, जिसके बाद वो उसे बार बार खेलते जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए पर वो 30 मिनट या 40 मिनट के बाद आउट ही हो रहा था। तभी वो सोचता है कि इस गेम को खेलने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे हटाने वाला था, लेकिन उस वक्त उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि एंड पॉइंट पर कोई चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें इस गेम को फिनिश करना ही होगा। जिसके बाद चाओ जो कि एक गेम एडिक्ट है, वो उस गेम को एंड करने का फैसला करता है। वो पूरे 8 घंटे तक लगातार उस गेम को खेलता रहता है और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो उसके माइंड में डोपामिन फील हो चुका था। यहाँ पर उसे लगा था कि कुछ तो रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन सामने लिखा था कि सक्सेसफुली तुमने अपने 8 घंटे बर्बाद कर लिए हैं, जो कि सुनकर चाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। दूसरी तरफ अभी जियान बहुत खुश था क्योंकि उसके गेम को सिर्फ एक लड़के ने डाउनलोड किया है। वो सोचता है कि वो लड़का भी पागल है जिसने इस गेम को डाउनलोड किया। अभी वो कॉलेज में बैठा हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि लोनली डेजर्ट गेम वायरल हो रहा है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रखा। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। घर पर आकर वो देखता है कि उसके गेम को बहुत ही ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ उसने जानने को मिलता है कि ऐसा उसे चाओ
झाओ नाम के लड़के की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन आकर इस गेम को गाली दी और कहा कि ये बस टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि कोई भी इस गेम को बिल्कुल ना खेले। लेकिन अब उसने ऐसा कहा तो लोग क्यूरियोसिटी में खेलने लगे। अब जियान सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस वजह से वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि जिस किसी को भी अपने पैसे वापस चाहिए वो रिफंड मांग सकते हैं, क्योंकि गेम बहुत बेकार है। पर कोई भी उसके पैसे भी मांग नहीं रहा था, क्योंकि 1 रुपया मांगने में उन्हें और ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। अब तभी वहाँ पर यांग भी आता है, जो कि जियान से कहता है कि क्या हम भी वो गेम खेलें। जियान उस पर गुस्सा करते हुए उसे भगा देता है। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में जियान के गेम को करीबन 70,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, जिस वजह से उसे 70,000 रुपए मिल चुके थे। लेकिन अब उसने प्रॉफिट कमाया है, जिस वजह से उसको लॉस हुआ और सिर्फ 700 मिलते हैं। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 1% था। वो सोचता है कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी रिची सामने आकर उससे बताता है कि उसे एक बार 3 लाख कॉइन मिलने वाले थे, मतलब 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिससे उसे एक और गेम डिजाइन करना है। जियान देखकर हैरान था कि उसने ही पहले से 50,000 में इतना परफेक्ट गेम बना लिया। 3 लाख आखिर वो खर्च कहाँ करेगा। अब तभी यांग खड़ा होकर कहने लगता है कि हमें फिर से हमारे नेबर्स को चैलेंज करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए, जिस पर बाकी सभी दोस्त भी तैयार थे। गेम फिर से शुरू होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हारते हैं, जिसके बाद अभी यांग को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अब जियान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रात के टाइम उसे अचानक से आइडिया आता है कि अगर वो यांग की मदद ले एक गेम बनाने में, तो वो गेम फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यांग सच में बहुत ही घटिया गेम बनाएगा। वो रात को ही यांग को जगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये देखकर यांग डर जाता है कि इतनी रात को जियान को क्या मदद चाहिए, इसलिए वो चिल्लाता है, जिस वजह से पूरा हॉस्टल जाग चुका था। इस वजह से जियान अभी यांग से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब अगले दिन से वो उसके पीछे पड़ चुका था। यांग ये देखकर बहुत डर रहा था कि आखिर जियान चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहाँ से भागता है। पर फिर जियान उसका रास्ता रोकते हुए उसे सच बताता है कि उसे एक गेम डेवलप करना है जिसमें उसे यांग की मदद चाहिए। यांग इस पर तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि हम कभी भी एक गेम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। पर इस चीज पर जियान कहता है कि मैंने अभी अभी एक गेम बनाया जिसमें मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और वो नाम भी बता देता है कि उसने ही लोनली डेजर्ट रोड गेम बनाया है। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है। वह कहने लगा कि तुम तो सच में एक जीनियस हो। वैसे इसके बाद वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह से गेम बनाएंगे, जहाँ यांग कह रहा था कि हमें पहले तो हमें कोई कोड वगैरह के बारे में जानना होगा, और इसलिए वो तुरंत ही कुछ बुक्स ले आया था जिनमें कोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। पर जियान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ से हम आराम से कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब जियान चला गया था, लेकिन यांग ने हार नहीं मानी थी। वो भी उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसको भी नींद आ जाती है। ये देखकर जियान खुश था और कह रहा था अब सक्सेसफुली मैं एक फ्लॉप गेम बना पाऊंगा। अभी जियान को डिसाइड करना था कि आखिर उसे किस तरह का गेम बनाना है। पहले वो सोचता है क्यों ना वो एक ड्राइविंग गेम ही बनाए, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि उसका अभी अभी एक गेम चल चुका है, और अगर उसने फिर से ऐसा गेम बनाया तो लोग उसे जरूर डाउनलोड करेंगे। इस वजह से अब वो मोबाइल गेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब एक बेकार गेम बनाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वो मार्केट में देखता है कि किस तरह के गेम चल रहे हैं और किस तरह के नहीं। उसे एक गेम कोड दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा था। ये देखते हुए कई सारी कंपनियां ने उसकी कॉपी क्रिएट की, लेकिन वो कॉपी नहीं चल पाई क्योंकि वो कोड गेम जितनी अच्छी नहीं थी। जियान भी डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा कोड गेम बनाएगा जो कि बहुत बेकार हो, क्योंकि जियान ने देख लिया था कि जिनके कोड गेम बेकार थे उन्होंने सच में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि वो लॉस में ही गए। इसके बाद जियान यांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो खाना खाते हैं, और जियान कहता है कि हमें कुछ लोग चाहिए जो कि डिजाइन क्रिएट कर सकें। इसके लिए जियान बहुत ही पैसे देने की भी कहता है, जिस पर यांग कहता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इससे सस्ते में भी काम करा सकते हैं। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, उसके पास 3 लाख हैं जिससे वो पूरा खर्च करते हुए इस गेम को क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर वो यांग से भी कहता है कि गेम में जो क्रिएटर्स होंगे उनकी जो स्टोरी होगी वो तुरंत ही लिखनी है। यांग कहता है कि इससे तो गेम बोरिंग हो जाएगा, पर जियान कहता है कि नहीं, हमें गेम पूरी ईमानदारी से और जितने आइडिया आ रहे हैं वो सारे अप्लाई करते हुए बनाना है, क्योंकि लोनली डेजर्ट रोड को भी मैंने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया था। इस पर यांग हाँ कर देता है, और यांग कहता है कि अभी क्यों ना हम इस गेम को जो कैरेक्टर है उन्हें ही डेवलप करें या फिर किसी एनिमल की तरह रखे। जियान को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इससे गेम और ज्यादा खराब लगेगा। इसलिए वो तुरंत ही पहले तो यांग को जीनियस कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और अब मैं तुम्हें हर महीने 3,000 यान यानी कि उस करेंसी की सैलरी दूंगा, जिस पर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी कार में बैठकर जा रहा था, और यहाँ उसका ड्राइवर
कहता है कि लोनली लेडर्स रोड जिसने बनाया था वो बंदा अभी एक कोड गेम बना रहा है, लेकिन ऑलरेडी कई सारे लोग कोड गेम बनाकर खेल चुके हैं और उसे कुछ और चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका गेम चल पाएगा। लेकिन ये सुनते ही वो आदमी जो कि कार में बैठा हुआ था वो उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि आखिर तुम किसी भी क्रिएटिव पर शक कैसे कर सकते हो। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि अभी यांग के साथ एक बोट पर था और वहाँ वो बात कर रहे थे कि गेम को कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए वो किसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर जियान पहले इस चीज पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन यान कहता है कि हमें किसी अच्छे आर्टिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जो कि फेमस हो। इस पर जियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेंगे और हमारा गेम चल गया जो कि चलने ही वाला है तो ऐसे में सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ जाएगी, लोगों को लगेगा हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। ये बात यांग को सही लगती है। वैसे अब वो वहाँ से लौट आते हैं तो जियान थोड़ी रिसर्च करते हुए एक लड़के के बारे में पता लगाता है। वो लड़का असल में 24 कैरेक्टर्स डिजाइन करता है, लेकिन जियान को 24 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे, पर फिर भी वो किसी तरह से यांग को मना लेता है कि हमें इसे हायर करना है। इसके बाद अब एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जहाँ पर यांग और जियान उस लड़के से बात कर रहे थे। वो लड़का वहाँ सामने आता है, उसका नाम जिन है और अब जियान उससे कहता है कि हमें टोटल 50 कैरेक्टर डिजाइन करवाने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो कैरेक्टर 24 ना हो। ये सुनकर जियान कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे हायर क्यों किया जबकि मैं तो सिर्फ 24 कैरेक्टर्स ही बनाता हूँ। तो इस पर जियान कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल देखा, इसी वजह से हमने तुम्हें चुना है। अब यहाँ पर जियान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे 50 कैरेक्टर डिजाइन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक कैरेक्टर पर 2000 युआन चाहिए। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जियान कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही कम मांगे हैं मेरे हिसाब से, तुम्हें 3500 युआन मांगने चाहिए एक कैरेक्टर के लिए। ये सुनकर वहाँ रिची तुरंत ही सामने आता है और कहता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, खुद के हिसाब से भाव बढ़ाना ये रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद जियान कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो जियान से कहने लगता है कि हम तुम्हें 2000 पर कैरेक्टर देंगे, लेकिन तुम महंगी वाली थीम यूज कर पाओ और साथ ही टाइम पर काम कर पाओ, इसके लिए हम तुम्हें पर कैरेक्टर 1500 युआन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस पर जियान हाँ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था और अब रिची भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करना है। यहाँ पर जियान उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है और उसके बाद ये मीटिंग एंड होती है। मीटिंग के बाद अभी यांग जियान से कह रहा था कि जिनका एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा खड़ूस लड़का है, पर इस पर जियान कहता है कि ऐसा नहीं है, शायद वो इंट्रोवर्ट होगा। वैसे इसके बाद अब जियान सोच रहा था कि अभी उसे बाकी भी चीजें मैनेज करनी है, जैसे कि उसने एक गेम क्रिएट कर लिया है, कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन उसे अभी प्राइस और थीम भी खुद सर्च करनी होंगी। तो इस प्राइस के तौर पर जियान 10 युआन रखता है, जो कि देखा जाए तो वैसे तो कम है, लेकिन ये जो बेस्ट गेम है उससे दुगने हैं, क्योंकि जो बेस्ट गेम है वो सिर्फ 5 युआन में मिलते हैं, क्योंकि उनका अर्निंग सिस्टम गेम के अंदर डेवलप है। जब वो लोग गेम के अंदर परचेज करते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ जियान ने शुरुआत में ही गेम 10 युआन का कर दिया था और इसके बाद अब वो जो गेम के अंदर परचेसिंग चीज होती है वहाँ पर जियान कुछ कार्ड्स लगाता है जो सेम टू सेम पिछले पॉपुलर वाले गेम की तरह कॉपी थे, और यहाँ पर वो एक मेंबरशिप क्रिएट करता है जिसके थ्रू अगर कोई इतने पैसे देता है जितने वो चुन रहा है तो उसे लाइफ टाइम स्पिनिंग व्हील मिलेगा, जिसके थ्रू वो किसी भी रेयर कार्ड को खरीद सकता है। और वैसे भी लोगों को ये चीज पसंद आती है कि वो धीरे धीरे स्ट्रगल कर आगे बढ़े, लेकिन जियान ने ही एक ही बार में ऐसी मेंबरशिप दे दी थी जिससे कोई कितनी भी बार स्पिन कर सकता है, जिस वजह से गेम और ज्यादा बोरिंग हो सकता है। और अब यहाँ पर उसे थीम चुननी थी, जिसके लिए वो बाकी फ्लॉप गेम को देखता है जिन्होंने उस पॉपुलर गेम को कॉपी करने की कोशिश की थी। उसे एक ऐसा फील्ड गेम भी मिल जाता है, वो तुरंत ही उसकी थीम देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी, इस वजह से उसने उसे तुरंत ही परचेज कर लिया था। अब जियान सोच रहा था कि लगभग सारा काम हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह जियान अपने टीम से मिलता है और उससे बताता है कि उन्हें किस तरह के कैरेक्टर डिजाइन करने हैं, लेकिन उसकी टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि जियान ने जो कैरेक्टर्स की सारी स्टोरी उन्हें बताई थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार टाइप की है। उन्हें कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई रियल प्रोजेक्ट है, बल्कि जियान सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा है। इस वजह से वो मना करते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। पर जियान बताता है कि उन्हें क्लाइंट ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, इस वजह से अब वो इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जियान जो कि अभी सो रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी, तभी यांग उसे जगाता है और कहता है कि मेरे दिमाग में एक मस्त डिजाइन आया है, क्या तुम सुनना चाहते हो? जिस पर जियान कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उसे भी गेम के अंदर डाल दो। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो तुरंत ही गेम में वो डिजाइन डाल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लगभग सारा काम हो चुका था और आज ही वो लॉन्चिंग डेट थी। यांग जियान से कह रहा था कि मैंने गेम चेक कर लिया है, उसके अंदर कोई भी बग नहीं है, इस गेम को तुरंत ही लॉन्च कर
कर देना चाहिए। जियान को याद आता है कि आज वही लॉन्चिंग डेट है, इस वजह से वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है तुम तो हम इसे लॉन्च करते हैं, लेकिन हम इसे ऑर्डिनरी कार्ड गेम की लिस्ट में डालेंगे। ये सुनकर पहले तो यांग थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर उसे बताता है कि जियान जरूर कुछ समझदारी वाला डिजाइन लेकर ऐसा कह रहा है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता। अब गेम को लॉन्च किया जाता है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अबे जियान और यांग के रूममेट्स यांग को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। इसका कारण बस ये था कि वो लोग जो गेम खेलते हैं उसमें यांग बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और उसकी वजह से ही वो लोग गेम हार गए, जो कि नेचुरल बात है क्योंकि यांग हमेशा उन्हें हरा देता है। अभी तभी वहाँ पर जियान की एंट्री होती है, जो कि थोड़े गुस्से में लग रहा था। वो यांग को तुरंत ही वहाँ से खींचते हुए बाहर निकाल देता है। बाहर आकर वो उससे कहता है कि आखिर इस गेम के अंदर सभी कैरेक्टर और बाकी सारी चीजें इतनी डिटेल में क्यों है। इस पर यांग कहने लगता है कि एक काम तो जिन का है, उसी ने गेम के सभी कैरेक्टर और थीम को डिजाइन किया है। जियान कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसने इतनी ज्यादा डिटेल ये सब क्यों किया। अब यांग उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो जियान कहता है कि उसने सारा काम इतना परफेक्ट किया है, यही प्रॉब्लम है। अभी यांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जियान को आखिर हुआ क्या। उसे लग रहा था कि शायद ये पागल हो गया है, इसी वजह से यांग वहाँ से जाना सही समझता है। अभी जियान यहाँ पर इसलिए गुस्सा था क्योंकि इतना परफेक्ट गेम अगर वो लॉन्च होगा तो फिर नॉर्मल सी बात है ये गेम चली ही जाएगी, और ऑलरेडी उन्होंने गेम लॉन्च कर दिया है, इस वजह से अब और कुछ नहीं किया जा सकता। पर गुस्सा करते हुए उसे याद आता है कि उसने इस गेम की तरह कई सारे गेम देखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल है, लेकिन फिर भी वो नहीं चल पाए क्योंकि वो कॉपीड वर्जन थे। जियान ने भी सेम एक फेमस गेम की कॉपीड वर्जन बनाई है, तो शायद ऐसा ही हो वो ना चले। इसी वजह से जियान अभी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। अब कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि जब जियान अपने कमरे में आता है तो यांग उसे बताता है कि उनकी गेम को पूरे 100 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ये नेचुरल सी बात है क्योंकि जियान की जो कंपनी है उसी ने पहले लोनली डेजर्ट रोड गेम क्रिएट किया था, तो वहाँ के जो प्लेयर हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर हुए, इस वजह से 100 प्लेयर का नंबर नॉर्मल है। तो यांग बताता है कि ये जो 100 प्लेयर हैं इन सभी ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, इससे तो हमारा गेम बाकी लोग डाउनलोड ही नहीं करेंगे। अब ये सुनकर जियान और खुश हो जाता है। यांग कहता है कि मुझे ये किसी दूसरे गेम डेवलपर की चाल लग रही है, लगता है उसने किसी को हायर किया है नेगेटिव रिव्यू देने के लिए। अभी जियान ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और जिस भी आदमी ने ये किया है वो उसे दुआएं दे रहा था। अब यांग रिप्लाई करने लगता है और नेगेटिव रिव्यूज का पॉजिटिवली, लेकिन जियान उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, हमें अभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यांग सोचता है कि जियान कितना कमाल का है, उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन फिर भी वो कितना शांत है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त लोनली डेजर्ट रोड गेम खेल रहा था। वो इसके बाद अपना बनाया हुआ गेम चेक करता है, उसे गेम में कोई भी कमी नहीं लग रही थी, लेकिन वो रिव्यू और डाउनलोड नंबर देखकर थोड़ा उदास था। वो अपने दोस्तों को भी बताता है, जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि कितना परफेक्ट गेम है लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो इस पर जिन कहने लगता है कि शायद ऐसा मार्केटिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके ओनर ने मतलब जियान ने मार्केटिंग ही नहीं की। साथ ही साथ गेम लॉन्च करने से पहले एक गेम पीरियड लॉन्च होता है जिसमें टेस्टिंग की जाती है गेम की, वो भी जियान ने नहीं किया। अब यहाँ पर जिन यांग को कॉल करता है और उसे बताता है, उसे बात करते हुए पूछता है कि आखिर गेम के अंदर सब कुछ सस्ता क्यों है और एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है जिसे बाय करने के बाद सारे कार्ड हम फ्री में स्वाइप कर सकते हैं, इससे तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। इस चीज पर यांग कहता है कि जियान ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि लोग इस गेम को एंजॉय कर पाए, वो पैसा कमाना नहीं चाहता। ये सुनकर जिन हैरान था। वो कहता है कि जियान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये गेम और ज्यादा लोग डाउनलोड करें। अब यहाँ पर यांग रोने लगता है और कहता है कि जियान ने सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया है, इसी वजह से वो चाहकर भी मार्केटिंग नहीं कर सकता। उसने ये गेम लोगों के लिए लॉन्च की है लेकिन लोग इसे खेल ही नहीं पा रहे, इसी वजह से अभी वो थोड़ा डिप्रेस है। अब ये सुनकर जिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा, और इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर अभी मस्त स्माइल थी। अगर हम चाहे तो यांग को इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मान सकते हैं। अब इस तरफ जिन अपने दोस्त के पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें जिन की मदद करनी होगी। उसके दोस्त पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो इस पर जिन कहता है कि जियान एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमें इतना ज्यादा पैसा दिया कि अब वो मार्केटिंग भी नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसकी कंपनी इस बार बहुत ज्यादा लॉस प्रॉफिट क्रिएट करने वाली है, इसका मतलब उसे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर तभी यांग वहाँ पर आता है और उससे चिपकते हुए कहता है कि हमारा गेम वायरल हो चुका है। पहले जियान को थोड़ा सदमा लग गया था, लेकिन जब वो फोन उठाता है और रिव्यूज चेक करता है तो उस पर इतने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज थे कि वो देखकर उसे सच में सदमा लग गया था। अभी
अभी वो हैरानी से यांग से पूछता है कि हमने तो मार्केटिंग के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर आखिर हमारा गेम डाउनलोड कौन कर रहा है। इस चीज पर यांग पता आता है कि उसकी जिन के साथ बात हुई थी, उसी ने इस चीज की मार्केटिंग की है और इसी वजह से हमारा गेम वायरल हुआ। अभी सुनकर जियान हैरान हो जाता है। पहले उसे जिन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने गेम में बहुत ज्यादा डिटेल्स ऐड कर दी थी, लेकिन अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डिटेल्स तक तो फिर ठीक था, लेकिन उसने उसका गेम ही वायरल कर दिया। इसी वजह से जियान को अच्छा खासा लॉस होने वाला है। अब वो तुरंत ही जिन को फोन लगाता है। वैसे अभी यांग उसके आसपास नहीं था, इस वजह से वो फ्रीली होकर पूछता है कि आखिर उसने उसकी मार्केटिंग क्यों की। तो इस पर जिन बताता है कि इस गेम को बनाने में जिन ने बहुत मेहनत की थी और उससे बुरा लग रहा था कि उसने इतना ज्यादा हाई पेमेंट लिया कि जिन मार्केटिंग नहीं कर पाया जो उसने खुद ने डिजाइन की थी। वो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा क्यों ना इसे वायरल कर दिया जाए, इससे आगे और क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो उसका भी इससे फायदा है। अभी जियान बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो डांट तो नहीं सकता था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थैंक यू जैसा ना लगने वाला थैंक यू जिन को कहता है। अब यहाँ पर जिन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान भी बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो वैसे तो खुश है पर अभी वो नेगेटिव रिव्यूज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि कोई भी गेम जब शुरुआत में लॉन्च होता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट नेगेटिव रिव्यूज आए। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं। वो आदमी वही है जिसने थ्री किंगडम गेम को बनाया है। थ्री किंगडम गेम वही सेम गेम है जिसकी कॉपी जियान ने की थी और अपना फैंटम जनरल नाम का गेम अभी अभी लॉन्च किया है। अभी जिस बंदे ने उस थ्री किंगडम गेम को बनाया है उसका नाम ली है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है कि जियान का गेम फैंटम जनरल वायरल हो चुका है, उसने हमारे गेम की कॉपी की। यहाँ ली को लगता है कि शायद जियान ने जानबूझकर उनकी गेम की कॉपी की है जिससे कि वो ली को नीचा दिखा सके और ये बता सके कि वो ली से ज्यादा बेस्ट है। इस चीज पर अभी ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर जियान की कंपनी खरीद कर रहेगा। इसके बाद अब हम जियान को देखते हैं जो कि अभी वॉशरूम आया हुआ था। वहाँ पर वो कॉल करता है उसी गेम स्टोर वाली को जिसके स्टोर पर जियान वो गेम रिकमेंडेशन पर है। लोग वहीं से उस गेम को डाउनलोड करते हैं। जियान कहता है कि उसे रिकमेंडेशन लिस्ट से हटा दो। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आज तक किसी ने नहीं की। अब जियान कुछ देर रुकता है पर तभी उसके सामने रिची आ जाता है जो कि उस पर गुस्सा करते उससे कहता है कि तुम ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते, जिसके बाद जियान को मजबूरन कॉल काटनी पड़ती है। अभी जब जियान वहाँ से उदास होकर जा रहा था तभी उसके सामने वो बड़ी सी विंडो ओपन होती है और बताती है कि आज इनका क्लोजिंग डे है, मतलब कि अभी तक गेम ने जितने भी इनका इनाम की है उसका टोटल करना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है मतलब कि कह लो जियान के लिए तो वो लॉस ही है। तो जितना भी लॉस हुआ है वो जियान को मिलेगा। अब वो जियान देखता है कि उसके गेम में इतने कम टाइम में 5 लाख रुपए कमा लिए है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, पर लॉस वगैरह सब काट कर उसे सिर्फ 5,000 ही मिलते हैं। अब भले ही 5,000 बहुत ज्यादा हो मगर 5 लाख मिलने वाले को 5,000 मिले तो उसे दुख तो होगा ही। जियान बहुत दुखी था पर उसका दुख तब बढ़ जाता है जब रिची कहता है कि अगले गेम के लिए तुम्हें यही 5 लाख मिलते, तुम इन्हीं से नेक्स्ट टास्क पूरा करना। ये सुनकर जियान और ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि पहले उसे कम पैसे मिले थे। अब 5 लाख में वो कैसे गेम बनाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ही गेम को फ्लॉप करना मुश्किल हो जाएगा। उसे यहाँ पर करीबन 90 दिन का समय मिलता है। उसके पास 5,16,000 कुछ कॉइन्स हैं जिन्हें आप रुपए भी समझ सकते हो, पर अभी 1000 कॉइन्स और बढ़ जाते हैं। जियान देखकर और हैरान हो जाता है। तो रिची बताता है कि उसका गेम अभी अभी अर्निंग कर रहा है इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कह सकता। अब इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है जिसने फैसला लिया था कि फाइनली वो जियान की कंपनी को खरीद कर ही रहेगा। इसके लिए अभी वो तुरंत ही कॉल लगाता है जो कॉल अभी यांग ने पिक की थी। यांग दूसरे फोन से जियान को कनेक्ट करता है और दोनों फोन पर साथ में बात करता है। यहाँ पर ली कह रहा था कि उससे जियान की कंपनी खरीदनी है। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था पर तभी रिची इस पर साफ मना कर देता है। अब जियान समझ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट मना कर देता है। यांग ये बात ली को बताता है। ली कहने लगता है कि वो इसके लिए 10-20 लाख रुपए से भी ज्यादा देने को तैयार है। जब ये बात यांग यहाँ जियान को बताता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे ये ऑफर किसी भी कीमत पर चाहिए था पर अब वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी वजह से वो कहता है कि हमारी कंपनी नहीं बेचेगी और ली से ही पूछ लो, अगर उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अभी तक इतने लंबे गेमिंग करियर में उसे किसी ने भी अपना ओपोनेंट नहीं माना था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा गेम डेवलपर है, लेकिन फाइनली उसे एक बहुत ही बड़ा ओपोनेंट मिल चुका है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब जियान उसका राइवल बन चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जियान और यांग अभी एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे खाना खाने के लिए, जहाँ पर जियान का दिमाग थोड़ा सा खराब था। तो यांग उससे
कहता है कि उसे क्या हुआ, उनका गेम तो अच्छी खासी कमाई कर चुका है। जियान इसी चीज पर उदास था। वो गेम के बारे में बात करने से मना कर देता है क्योंकि फिर से गेम में जो इनकम थी वो बढ़ चुकी है। उन्होंने करीबन 6 लाख रुपए कमा लिए हैं और अब जियान को 90 दिन में 6 लाख खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर अब तभी ट्विटर आता है जो कि बताता है कि उनका बिल 3000 का हो चुका है। यांग जियान से कहता है कि क्या वो बिल भर सकता है। अब जियान को एक अच्छा आइडिया आता है। वो तुरंत ही पहले तो बाहर जाता है और रिची से पूछता है कि क्या वो कंपनी के बिल भर सकता है इन 6 लाख का यूज कर, जिस पर रिची कहता है कि बिल्कुल, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। अब जियान पूछने लगता है कि क्या वो अपने डेली एक्सपेंसेस भी इन 6 लाख से भर सकता है, तो इस पर रिची साफ मना कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, जियान को एक अच्छी ट्रिक मिल गई थी पैसा खर्च करने की। वो वापस आता है, बिल देता है और इसके बाद अभी वो बैठकर खाना ही खा रहे थे कि तभी टीवी पर न्यूज में वो लोग आते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि गेम डेवलपमेंट को और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जा सकती है। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहिए अपने अगले गेम के लिए। इस पर जियान कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है और हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पहले जियान को लग रहा था कि इससे गेम वायरल हो सकता है, पर इसके बाद वो सोचता है कि इस टेक्नोलॉजी को भी अभी तक ज्यादा लोगों ने सीखा नहीं होगा, इसका मतलब उन्हें बेकार वर्कर्स मिलेंगे। तो वो कहता है कि हम किसी को रख सकते हैं काम के लिए। अब ये आइडिया जियान को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। यांग को ये पसंद आता है। वैसे जियान ये भी कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और इस सब को मैनेज करने में हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट ढूंढेंगे। इसके बाद अब वो लोग तुरंत ही एक ऐसी जगह पर निकल चुके थे जहाँ पर उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक असिस्टेंट मिल सकती है। दूसरी तरफ हम एक लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी स्टूडियो में काम करती है, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि वो नौकरी छोड़ देगी क्योंकि यहाँ पर उसे मजा नहीं आ रहा और उसे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो किसी के अंडर काम ना कर सके, और अगर किसी के अंडर काम करे भी तो उसे तो सामने वाले का कोई बहुत बड़ा गोल हो। इस वजह से वो नौकरी छोड़ देती है। अब इसके बाद हम वापस से जियान और यांग को देखते हैं जो कि एक दूसरी कंपनी में आ चुके थे। इस कंपनी का काम यही है कि वो क्लाइंट्स को उनकी मर्जी के और उनकी जरूरत के हिसाब से लोग मिलवाते हैं जो कि उनकी कंपनियों के हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनके सामने एक लॉरेंस नाम का लड़का आता है जिसका काम की क्लाइंट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से लोगों से मिलवाने का है। वो यहाँ पर आकर कहता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, तुम बच्चों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमारे रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इससे तुम्हारा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तभी जियान कहता है कि हमें एक असिस्टेंट की जरूरत है और मैं उसे 4 लाख सालाना देने को तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर लॉरेंस हैरान था। वो तुरंत ही कहता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो बुक दिखाने लगता है और पूछता है कि जियान को मेल या फीमेल कैसी असिस्टेंट चाहिए, जिस पर जियान कहता है कि फीमेल असिस्टेंट। तो अब यहाँ पर लुलू नाम की एक लड़की का रिज्यूमे दिखाता है। उसमें लिखा हुआ था कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा समझदार भी है, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। जियान पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर लॉरेंस बताता है कि उसको अपने बॉस नहीं पसंद था और दूसरी चीज ये भी वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं थे और वो किसी भी मेन के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहती, पर वो जियान के साथ काम कर सकती है क्योंकि जियान पैसा भी सही दे रहा है। और दूसरी चीज ये भी कि वो उसके पहले एम्प्लॉयज जियान के साथियों के जैसा नहीं है। अब जियान डील फाइनल करता है और वहाँ से जाने लगता है। बाहर जब वो आता है तो वहाँ उसे लिन बैठी हुई दिखती है जो कि इस वक्त फैंटम जनरल मतलब कि जियान के बनाए हुए उसे गेम की वीडियो देख रही थी। यहाँ जियान कहता है कि ये गेम बहुत ही बेकार है, जिस पर लिन कहने लगती है कि ये नहीं, ये गेम बहुत ही बढ़िया है। गेम डेवलपर ने इसे लोगों के लिए बनाया है, ना कि अपनी कमाई के लिए। इस पर जियान कहता है कि हाँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन इससे जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, हर चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। इस चीज पर लिन उससे कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जिन वहाँ से चला गया था। बाद में लॉरेंस लिन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे नौकरी चाहिए, जिस पर लिन कहती है कि हाँ, उसे जॉब चाहिए, लेकिन वो उसी कंपनी में काम करना चाहती है जिसने फैंटम जनरल गेम बनाया है। ये सुनकर लॉरेंस बताता है कि अभी भी जिस लड़के से तुम बात कर रही थी उसी ने इस गेम को बनाया है और वही इस कंपनी का ओनर है। ये सुनकर लिन हैरान थी। वो तुरंत ही वहाँ से भागती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर जिन नहीं था। वो सोचते है कि शायद उसने अपनी ड्रीम जॉब खो दी, लेकिन इसी के बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।